अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह अहम मौज़ूआत के ऊपर आज के भी इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आज सबसे पहले हम बात करेंगे महंगाई के ऊपर जो फैशन की मानंद बढ़ती ही जा रही है और आवाम जो है वो खासी परेशान नज़र आ रही है। अगर हम बात करें महंगाई की शरह के हवाले से तो 9.2 तक चली गई है और ख़दशा ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि डबल फिगर में भी ये जो शरह है ये जा सकती है। हमने इससे पहले देखा है शेख खुरनोश की जो कीमतें हैं उनमें अदम इस्तेहकाम है। इस्तेहकाम सबसे बड़ा जो है वो मसला बन चुका है इस मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से। अगर हम बात करें कि चीज़ों की वो कीमतें हैं आए रोज़ जो है वो तब्दील होती जा रही हैं, अदम इस्तेहकाम है। लोग कहते हैं कि आज जो हमने जो चीज़ ली है कल वो उस कीमत पर हमें नहीं मिलती बल्कि उससे ज़्यादा में ही मिलेगी। और हुकूमत एतराफ़ कर रही है महंगाई के हवाले से, मगर इक़दामात हमें उस तरह से नज़र नहीं आते। हुकूमत एक वजह ये भी बताती है चूँकि कोविड और कोविड के बाद फिर एक सप्लाई चैन मुकम्मल तौर पर जो है वो मुतासिर हुई है और पूरी दुनिया में माशी तौर पर जो है वो अदम इस्तेहकाम हमें देखने में आया है और महंगाई की जो लहर उसमें इजाफा होता हुआ नज़र आया है और उसके जो असरात हैं वो मुल्क पाकिस्तान में भी पड़े हैं। और जो तमाम जो तबके हैं पाकिस्तान के, बिलखसूस अगर बात की जाए मिडिल क्लास की, तो वो ज़्यादा शदीद मुतासिर हुए हैं। इसके साथ साथ हम प्रोग्राम में दूसरे मौजू के ऊपर बात करेंगे। नैब ऑर्डीनेंस, एक बार फिर से नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस जो है वो हमारे सामने आ गया है और दिलचस्प बात यह है कि इस तरमीमी ऑर्डीनेंस के अंदर इससे पहले हमने ये देखा कि जब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे इसी हवाले से, तो हुकूमत ने यह कहा कि अपोजिशन की जानिब से जो 34 नुकात पेश किए गए हैं इनके अंदर ये वाज़े लिखा हुआ था कि 1999 और इससे कुछ पीछे और ज़्यादातर आगे जितने भी जो केसेस हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ। और हुकूमत ने ये कहा था, इल्ज़ाम लगाया था अपोजिशन के ऊपर कि आप ये मुतालबा करके, ये नुक्ता इसके अंदर डाल के आप NRO लेना चाहते हैं, अपने केसेस को बंद करवाना चाहते हैं। जबकि इस नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस के अंदर अब जो मौजूदा आया है इसके अंदर 6 अक्टूबर के बाद से इसकी जो आइनी सूरत है वो बहाल हो जाएगी, यानी 6 अक्टूबर के जो बाद वाले जितने भी ऐसे जो केसेस होंगे उनके ऊपर नैब इंक्वायरी नहीं कर सकेगा। अब अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत ने ख़ुद को NRO दे दिया है। इस अमूर के ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कलअदम जमात की जानिब से जो मुआहदा हुकूमत के माबैन हुआ है, दोनों फ़िरक़ैन के माबैन हुआ है, वो अभी तक एक मौमा बना हुआ है। कोई चीज़ वाज़ेह सूरत हाल नहीं आ रही, कुछ पता नहीं है कि कलअदम कहना भी है कलअदम नहीं भी कहना। वो जो मुतालबा हुआ है वो क्या मुतालबा हुआ है। जो रुकने मुज़ाकराती कमेटी के मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब रहे, उन्होंने मीडिया के में ये कहा कि 10 दिन तक हम पाबंद हैं, कोई भी फ़रीक इस मुआहदे के बारे में बात नहीं कर सकता। ये मुतालबा ऐसा क्या है? अपोजिशन ने मुतालबा किया है कि इस मुआहदे को पार्लियामेंट में लाया जाए और बहस करवाई जाए। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है राजा नज़ीर, एडवोकेट, माहिर कानून है, तज्ज़ियाकार हैं। सर आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। राजा साहब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महंगाई के हवाले से ही। महंगाई जिस तरह कि मैंने कहा कि एक फ़ैशन की मानंद बढ़ती ही जा रही है और आवाम परेशान नज़र आ रही है। हुकूमत एतराफ़ कर रही है, आवाम क्या करे? हुकूमत भी अपनी जगह ठीक है कि आलमी असरात जो है वो मुल्क पाकिस्तान पर नज़र आ रहे हैं। रज़ा देखें, अब एतराफ़ करने से या सर झुकाने से या आंखें बंद करने से शायद मामलात नहीं चलेंगे। महंगाई मैं कहता हूँ कि तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पे है और किसी भी मतलब कि जिस पहलू को भी उठाएं उसमें हर, पहले तो होता था ना कि मंथली को रिव्यू होती थी प्राइसेस, जी जी, अब तो वीकली से हट के डेली बेसिस पे आ गई हैं। और जिस तरीके देखें आपने IMF से जिस तरह की डीलिंग की, आपने अपनी इनकम्पिटेंस की वजह से मुल्क और कौम को जिस मुश्किल में डाला उसका इतराफ़ करें कौम के सामने। अगर आपसे मुल्क नहीं चल रहा तो आप उन मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले करें मुल्क। आप क्यों गरीबों का खून चूस रहे हैं? देखें, पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की ये 15 बार ये प्राइसेस रिवाइज़ कर चुके हैं। उसके बाद बिजली की कीमतें तकरीबन ये 1 दर्जन से ज़्यादा बार ये रिव्यू कर चुके हैं। उसके बाद LPG इसी तरह है। इसी तरह आप डेली रोज़मर्रा की आटा, चीनी, दालें, मतलब कि रोज़मर्रा की जो भी चीज़ आप जिसको उठाएं उसको पहले ये मंथली कर रहे थे, फिर ये वीकली पे आए और आज दूसरे तीसरे दिन उन कीमतों को रिव्यू कर रहे हैं। और ये दरअसल ये अपनी उस इनकम्पिटेंस को छुपाने के लिए अब शर्मिंदा है कौम के सामने, अपने आप को फेस नहीं कर रहे। वो एक दफ़ा अब देखें उनसे तय कर चुके हैं IMF से कि करना इन्होंने क्या है, लेकिन अब एकदम अगर उसका इतराफ़ करें तो वैसे शर्मिंदगी है इनके लिए। अब देखें, रात को एक निजी टेलीविज़न से शौकत तरीन साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। यकीन करें वो इस तरह के, जिस तरह बिल्ली को देख के कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है, ये हाल था उनका।
कि बिल्कुल वो कन्फेशन कर रहे थे, वो इतराफ़ कर रहे थे कि हम किस साइड पे जा रहे हैं, और वो ये बता रहे थे कि हमने जो IMF के साथ तय किया वो करना पड़ेगा। अब देखें वो आर्गूमेंट क्या दे रहे हैं कि जो IMF का मुतालबा था हमने वो पूरा नहीं माना, लेकिन उनकी टर्म्स एंड कंडीशन हमने मानी है। फिर उनसे सवाल किया गया कि आप ये क्या नेक्स्ट और भी महंगाई में इजाफा होगा, तो उन्होंने कहा होगा। अब देखिए ये सूरत हाल। अच्छा, आपने कहा कि मेच्योर क़यादत के मेच्योर जो पार्टीज़ हैं उनके हवाले कर दिया जाए। आपने वो खाकान अब्बासी साहब का इंटरव्यू भी सुना होगा जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि मौजूदा हुकूमत है, पेट्रोल में जो लेवी है वो काफ़ी कम ले रही है, अगर हमारी हुकूमत होती तो हम इससे ज़्यादा लेते, और महंगाई है, उन्होंने भी इतराफ़ किया। ऐसा लगता नहीं है आपको कि ये जो हालात चल रहे हैं आलमी सतह के ऊपर भी, बिलखुसूस पाकिस्तान के भी, कोई भी इस वक्त जो अपोजिशन की जो जमातें हैं वो नहीं चाहेंगी कि हुकूमत को अपने टेन्योर से पहले ही घर भेज दिया जाए, आम इंतखाबात का मुतालबा कर लिया जाए, और इन 2 सालों में आकर या इस सिचुएशन में आकर इक़्तिदार संभालें? अपोजिशन जमातें भी जानती हैं कि हालात साजगार नहीं हैं। देखिए रज़ा, अमली तौर पे तो उन्हें आइनी तौर पे, सियासी तौर पे टाइम अपना पूरा करना चाहिए, लेकिन मुझे बताएं कि जिस तरह ये हफ्ता वाइज और डेली वाइज ये रिवाइज हो रही हैं प्राइसेस, तो हम किस सिमत पे जाएंगे? जो बाकी 2 साल है हम कहाँ पे इस कौम को लेके पहुंच जाएंगे? देखिए आम लोग तो मर के रह जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि वो ठीक है एक आइनी मुद्दत, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है आफ्टर टेन्योर के बाद कि इनकी जो क़यादत है, इनकी जो लीडरशिप है, ये मिनिस्टर्स हैं, ये पहले तो ये बात करते थे ना कि चेंज कर लें जी, फॉरेन मिनिस्टर चेंज कर लें, फलां इकनॉमिक वाला मिनिस्ट्री चेंज कर लें, इंटीरियर चेंज कर लें। नहीं, मैं समझता हूँ पूरी टीम ऊपर से लेके इमरान खान से लेके सब इनकम्पिटेंट हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, इनकी अहलियत ही नहीं है। इनको जो इक़्तिदार मिला है उसको ये पहले जिस तरह समझ रहे थे अब इन्हें समझ आई है, लेकिन अब इनके हाथ और कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तो आपको लगता नहीं है कि तमाम जो सूरत हाल के ऊपर अगर आप कह रहे हैं कि नाअहलियत ही है, हुकूमत फिर ये कहती है कि हम काम करना चाहते हैं, माफिया काम करने नहीं देता, और ऐसी जो चीज़ें इंक्वायरी कमीशन हमने देखा कि शुगर के हवाले से आगे रिपोर्ट सामने आ गई, तो हुकूमत तो वाज़ेह कर रही है, अपनी डायरेक्शन वाज़ेह कर रही है, और फिर हुकूमत मुतमईन भी है कि हमें महंगाई से मसला है, एतराफ़ करते हैं, मगर अपोजिशन से हमें कोई ऐसा मसला नहीं है, महंगाई के ऊपर हम काबू भी पा लेंगे। आपने देखी होगी कि वो ख़बर के वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना का इजलास तो बुलाया ही बुलाया है, दूसरा उन्होंने साथ कहा है कि नवंबर रिलीफ का महीना होगा। रज़ा, मैं समझता हूँ कि अगर आज की पॉलिटिकल पार्टीज उस तरह सियासत करती ना जिस तरह खान साहब आज से 3-4 साल पहले करते थे, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे शायद बहुत बड़ा हंगामा इस्लामाबाद के अंदर बरपा हुआ होता। अच्छा, लेकिन वो पार्टीज इस साइड पे नहीं जा रही, उन्हें पता है कि इसमें मज़ीद हमारा इकनॉमिक लॉस है। अब देखें कि जिस तरीके से ये कंटेनर पे सुहाने ख्वाब दिखाते थे, नारे लगाते थे, मॉडल दिखाते थे, और फिर देखें कि महंगाई उन अदवार में भी रही है ना। उस वक्त तो ये कहते थे कि एक तो सबसे बड़ा रज़ा इनका इशू ये है कि कौम को मिनिस्टर लेवल तक बैठ के कॉन्फिडेंस के साथ गलत अदाद-ओ-शुमार बताते हैं, और बैरून ममालिक की गलत तस्वीर कशी करके बताते हैं कि इस वक्त ये क्राइसिस चल रहे हैं दुनिया के अंदर। नहीं, ऐसे नहीं है। अब देखें कि अफगानिस्तान हमारे साथ है, उन्होंने देखे ईरान के साथ पेट्रोलियम मसनूआत की जो एग्रीमेंट्स किए हैं, उसके बाद उनकी प्राइसेस कहाँ पे आई हैं। उनकी जो डेली यूजेस की चीज़ें उसमें 40% उन्होंने तालिबान गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी है कि कीमतें कम करें, और हुई हैं कम वहाँ पे। तो क्या वो उससे बुरे हालात में कोई कौम है कि जो आज जंगो जदल से बाहर निकले? उनके इकोनॉमिक क्राइसिस आप देखें, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वो कम्पिटेंट है, उनमें अहलियत है, उनमें विजन है, और उनमें उनकी रेट है। लेकिन सर हमारा मामला वो अफगानिस्तान वाला भी नहीं है। आपको पता है कि ईरान को आलमी सतह के ऊपर एक ख़ास एंगल से भी देखा जाता है। मैं वही कह रहा हूँ कि वो ज़्यादा तन्हाई का शिकार है। हमारे तो दोस्त हैं, हमारे तो मुस्लिम ममालिक के साथ इतने अच्छे रिलेशंस हैं, चाइना के साथ हमारे। इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि ये इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये ज़्यादा नाअहल है, ये ज़्यादा नालायक हैं, क्योंकि इतना सारा होने के बावजूद, और फिर सबसे बढ़ के अपोजिशन की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं है, वो कोई ऐसे रोड़े नहीं अटका रहे कि ये डीरेल हो जाए, लेकिन ये खुद जा रहे हैं। पीटीएम ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज धरनों का ऐलान किया हुआ है, डेरा गाजी खान में भी हो गया जी। प्रोटेस्ट देखें वो ज़रूरी भी है, वो उनकी सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है। देखें वो उस प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, लेकिन वो देखें ना, अगर इस्लामाबाद आके आज सारी जमातें रुख करें इस साइड पे, तो कौन सा तबका है जो पीछे बचेगा?
कि हर तबका इनका सताया हुआ है। आप किसान के देखें इन्होंने क्या हाल कर दिया, इन्होंने एजुकेशन का क्या हाल कर दिया, इन्होंने मेडिकल के डिपार्टमेंट का क्या हाल कर दिया, अदवायात की प्राइसेस का क्या हाल कर सर दिया। वो कहते हैं ना कि माफिया है, किसान के लिए उन्होंने कार्ड का इजरा भी किया है, सहूलतें दे रहे हैं, बाकी हर जगह पर माफिया बैठे हुए, वक्त लगेगा तब्दीली। आप सर उनसे डिमांड तो ना करेंगे माफिया के बटन खिलाफ दबाएंगे। आए थे ना। आप माफिया, मैं कहता हूं कि आप खुद एक माफिया है। ये एक ऐसा माफिया मैं कहता हूं कि डेवलप हो चुका है कि जो माफियों को के नाम ले रहा है। और ये ऐसा माफिया है कि जो वो चोर मचाए शोर वाला हिसाब है कि शोर मचाई जा रहे हैं कि दूसरा चोर और अपनी चोरी के ऊपर पर्दे डाल रहे हैं। कि कितने स्कैंडल आए इनके द्वार में, सारे स्कैंडल किधर गए, किसी पे कोई टेक अप नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने अदारों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ये बैठ के लेक्चर दिया करते थे कि अदारे इस तरीके से बनाए जाते हैं। आज अदारों का हाल देखें अदारों के चीफ ऑफ आर्मी की स्टाफ की तकर्री में इन्होंने क्या किया, इनसे एक समरी तक नहीं बनी। उसके बाद इन्होंने दुनिया के नंबर 1 अदारे इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह की अपॉइंटमेंट का टाइम आया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पंजाब के आईजी 5-6 बार ये आईजी चेंज कर चुके हैं। गवर्नेंस के अमूर के ऊपर बात यकीनी तौर पर है वो की जा सकती है। मौजूदा हुकूमत की जो नाअहली है वो हमारे सामने बिल्कुल गवर्नेंस यही है ना, ये कहते हैं सिर्फ मईशत है। वो भाई मईशत नहीं है, आपने पूरे मुल्क के पूरे निज़ाम का सत्यानाश कर दिया है। बिल्कुल, इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से ही। महंगाई यकीनी तौर पर बढ़ रही है। अपोजिशन जो है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हमें यकजा भी नज़र आ रही है और अपने तई धरने एहतजाज जलसे करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पीडीएम के प्लेटफॉर्म जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, JUIF मरकज़ी किरदार अपना अदा कर रहे हैं। मगर आवाम के लिए राह हल क्या होगा, आवाम के लिए क्या राह हल? यही धरने, यही जलसे, यही जुलूस हैं। राय साहब ये बताइएगा, वही बात है कि आप धरने कर लें, आप जलसे करें, अपोजिशन का किरदार आपको इस तरह से नुमाया नज़र आता है? कल आपने स्टेटमेंट सुनी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की, वो कहते हैं कि अभी अदम एतमाद का वक्त नहीं आया। बहरहाल उन्होंने तनकीद उन्होंने ज़रूर की, उन्होंने कहा कि जी मौजूदा हुकूमत ने अपने इन 3 सालों में पिछले 3 सालों से भी ज़्यादा पीछे धकेल दिया। रज़ा देखें, अपोजिशन पहले दिन से इन्हें एक ऑफ़र कर रही है कि अपोजिशन की सभी जमातें उसमें शामिल हैं कि रिकन्सिलिएशन, बातचीत आप आएँ। कितने बड़े बड़े नेशनल क्राइसिस आए, ठीक है, उन्होंने ऑफ़र की, इन्होंने उन्हें पूछा तक नहीं। भाई IMF ये इस वक्त ना इकनॉमिक क्राइसिस पूरी कौम के क्राइसिस है, ठीक है, इससे पूरी कौम सफ़र कर रही है। आपसे अगर उनसे हैंडलिंग नहीं हो रही, उनसे डील नहीं हो रही, तो आप अपोजिशन की जमातों से जो इकनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करें, डेलिब्रेशन करें, उनको साथ लें। लेकिन सबसे देखें ना, मैं कहता हूं कि PTI के जवाल की सबसे बड़ी वजह जो इमरान खान का गैर जमहूरी रवैया है कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा। आप जाके इंडियन से बैकडोर पे बात कर लेते हैं, आप जाके मुल्क दुश्मन अनासर से बात कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में अटैक करने वाले पायलट को रिलीज़ करके इंडियन को खुश कर सकते हैं, लेकिन अपोजिशन से आपने बात नहीं करनी। पता नहीं आप किसको खुश करना चाहते हैं। भाई आप उनके ज़ाती किसी प्रॉपर्टी के लिए बात नहीं करेंगे, आप उनसे जो बात करेंगे वो नेशनल इशू पे बात होगी, वो कौम के लिए होगी, कहते हैं जब मैं इनके साथ बातचीत मुल्क के लिए होगी। मांगते हैं मुझसे। असल में ये जो झूठ बोल के ना एक तबके को गुमराह किया है इन्होंने, सबसे बड़ा ये ख़तरा है कि हम उनके साथ जब बैठे तो वो हमें छोड़ जाएंगे। वो एक झूठा जो एक दावा था इनका, ठीक है, वो उस चीज़ को इन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए, उस चीज़ को सेव करने के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन ये जितना इस बातचीत से भागेंगे, इस गैर जमहूरी तरीके को और रवैये को अडॉप्ट करेंगे, मुल्क का नुकसान होगा। लेकिन अपोजिशन के पास भी क्या किरदार है? हमने ये देखा कि इससे पहले अपोजिशन ने कुछ वक्त पहले पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सारे यकजा भी होते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस पर शामिल होती है। हुकूमत को उस वक्त एक टफ टाइम मिलता है जब वो सेनेट का इलेक्शन हार जाते हैं, ज़िमनी इंतखाबात हार जाते हैं, मगर उसके बाद अपोजिशन ख़ुद तकसीम हो जाती है, इनमें आपस में भी इत्तेफाक नहीं होता, हर कोई अपने अपने बयानी की जंग लड़ रहा है, तो आवाम तो वहीं की वहीं है, अपोजिशन भी राय हल उस तरह से नहीं दे पा रही। रज़ा देखें, जस्ट खौफ दिला के गवर्नमेंट से नहीं, गवर्नमेंट को ये बात बावर करनी चाहिए, उन्हें ये बात समझनी चाहिए
कि मुल्की मफाद देखें की रोल गवर्नमेंट का है। मैं कहता हूँ आज अगर कुल जमाती कोई कॉन्फ्रेंस या टेबल टॉक की जाए तो क्या अपोजिशन जमातें रिफ्यूज़ करेंगी? नहीं करेंगी। वो पहले दिन से ये ऑफर्स कर रही हैं। देखें अब भी टाइम है, मैं कहता हूँ कि 2 साल बाद हम ज़्यादा बुरी हालत में होंगे कि जिस साइड पे हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स जा रहे हैं और इनके अपने मिनिस्टर जिन चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं वो इंतहाई भयानक है, और उसका सबसे बड़ा इफेक्ट ही आम गरीब तबका होगा। आपका किसान, आपका के साथ मजदूर होगा। मुज़ाकरात जो हैं वो मशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब कह रहे थे, कल उनकी स्टेटमेंट जो सामने आई वो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते तक हो जाएंगे इंशाल्लाह, और तमाम मामला जो हैं वो तय पा जाएंगे, जो बेयकीनी की सूरत हाल है वो ख़त्म हो जाएगी। सर मैं कहता हूँ कि ये भी झूठ बोल रहे हैं, ये उनसे तय कर चुके हैं हर चीज़, ये कौम को गुमराह कर रहे हैं, ये कौम से छुपा रही हैं ये चीज़ें। ये चाहते हैं कि एकदम अगर सारी चीज़ें बताएं तो शायद प्रेशर आ जाए। ये थोड़ा थोड़ा करके टैक्सेशन में, अब देखें ना, टैक्सेशन का नेट बढ़ाएं ना, आप टैक्सेस की रेशो ना बढ़ाएं, आप उसका नेट बढ़ाएं, लेकिन उस साइड पे भी नहीं जा रहे आप। फिर रोज़मर्रा की, अब देखें प्रोडक्शन साइड पे तो ज़ीरो है। प्रोडक्शन किस चीज़ की प्रोडक्शन है जो बाहर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, नील है। वापस आके IMF को ये बताया जाता है कि हम यहाँ चीनी महंगी करके पैसा इकट्ठा करेंगे, हम यहाँ पेट्रोल महंगा करके कहेंगे, ये LPG महंगी करेंगे, तो वहाँ से जो पैसा आएगा हम कर्ज वापस करने के काबिल होंगे। वो उनको गलत राय दिखा रहे हैं, क्योंकि जो उनसे बार्गेनिंग करने वाली टीम है वो इनकॉम्पिटेंट है, वो नालायक हैं, वो नायल है। ऑप्शन क्या था? IMF के पास ना जाते, हुकूमत कहती रही कि हमें जो मुल्क जो मिला है खसारे में मिला है, कर्ज़े इतने हैं, अदायगियाँ हमने करनी होती हैं। IMF के पास जाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और जो पैसे देगा यकीनी तौर पर उसके मुतालबात भी मानने पड़ेंगे। देखें कर्जे पहले भी आए, कर्जे नून PP दौर में भी आए, नून लीग के दौर में भी कर्जे आए, और इनके दौर में तो महा कर्जे आए। इन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। सही, ठीक है, लेकिन पिछले अदवार में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लगा। मिसाल के तौर पे नून लीग के दौर में मोटरवेज बनी। अब मोटरवेज से कुछ टैक्सेशन आ रही है ना, कुछ रिटर्न भी आ रहा है, वो कलेक्ट करके कौमी खजाने में आ रहा है, तो उसी से पैसे आप वापस करते हैं। आपने क्या किया? जो कुछ लिया, कोई एक प्रोजेक्ट बताएं कि जो बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया हो। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को कन्वर्ट करके एहसास प्रोग्राम नाम बदल लिया। बाकी आप प्रोग्राम देखें, मेट्रो, ये जो बस सर्विस बनी है, इतने इकदाम किए, एहसास प्रोग्राम है, लंगर खाने हैं, इस तरह के इकदाम आपको नज़र नहीं आते? लंगर खाने मुझे बताएं कि एक वज़ीर-ए-आज़म, ठीक है वज़ीर-ए-आज़म को नीचे से लेकर ऊपर तक हर चीज़ पे नज़र होनी चाहिए, लेकिन ये उस लेवल का प्रोग्राम नहीं है। ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की इंतजामिया भी कर सकती है। ये तो डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि ये तो डिप्टी कमिश्नर के पास, ये तो डिप्टी कमिश्नर के पास इतने फंड्स हैं कि एक डिप्टी कमिश्नर हर ज़िले में अपने 2, 3, 4 इस तरह के मैनेज करके चला सकता है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म का क्या काम है? देखें वज़ीर-ए-आज़म हिदायत तो है ना उनकी। देखें अच्छी बात, मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये उस लेवल का काम नहीं है। आपने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे कि ऐसा मुल्क होगा, ऐसे अदारे होंगे, ऐसे PIA होगा, उनके लिए टाइम भी लगेगा, ऐसे रेलवे होगा, जिसका रेलवे का देखा है आपने, किराया 10% बढ़ गया। उनका तो टाइम भी लगेगा ना, को शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं कहता हूँ कि देखें दूसरों को किस तरह खराब करता था। आज देखें कि 10 रुपये किराया, 10 रुपये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। 10 रुपये रेलवे का किराया, डीजल पेट्रोल इनकी चीज़ें बढ़ेंगी तो फिर आप किराए बढ़ाते रहे, उधर से पेट्रोल बढ़ाएं, इधर से किराए बढ़ाएं, तो पेट्रोल हमारे मुल्क की पैदावार भी फिर गलत अदादोशुमार दें। क्यों जी अमेरिका में तो ये अदादोशुमार है, बरतानिया में तो ये, अपने पास से ऐसे ऐसे अलामे बैठे हुए हैं, आप यकीन करें कि उन्हें ऐसे कैलकुलेटर हाथ में रखे हुए हैं, खुद ही उधर करके कि ये है जी फिगर, और सिरे का झूठ जिसका कोई वजूद नहीं होता। इतने बड़े झूठे हैं। दूसरे मौजू की जानिब भी बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं कि हुकूमत ने जो नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस जो है वो जारी किया है, और मुल्क में पाकिस्तान में एक बेयकीनी की सूरत हाल हम हालिया दिनों के अंदर देख रहे हैं, और उसी दौरान ही एक नए तरमीमी ऑर्डीनेंस का आ जाना ये भी एक मौजू बहस है। और कैसा वक्त जो है वो हुकूमत ने मुंतखब किया है, क्या वो ये चाहते थे कि दूसरे मामलात के अंदर ही ये चीज़ें हो जाएँ और इसके ऊपर ज़्यादा बात ना हो, ये भी अपनी जगह एक मौमा है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। राय साहब, नया तरमीमी नैब ऑर्डीनेंस आ गया है हमारे सामने। अब जो इल्ज़ामात हुकूमत अपोजिशन के ऊपर लगाती थी कि आपने जो 34 नुकात के ऊपर हमारे पर ये इल्ज़ाम लगाया कि हम NRO मांग रहे हैं, अब अपोजिशन ये कहती हुई नज़र आ रही है कि आपने जो नया तरमीमी ऑर्डीनेंस लेकर आए हैं इसके अंदर आपने 6 अक्टूबर के जो बाद की जो पोजीशन है उसको तो बहाल करने का कहा गया है, ये आप ख़ुद को NRO दे रहे हो। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कहा है कि हम तो इसको सपोर्ट नहीं करते, और आप जो ऑर्डीनेंस लेकर आए हैं ये आपने ख़ुद को NRO दिया है। रज़ा देखें तबाही पे तबाही,
ब्लंडर पे ब्लंडर ये गवर्नमेंट कर रही है। देखिए 5 या 10-15 साल से हम सुन रहे थे कि एहतसाब का ऐसा निज़ाम होगा कि जिसमें कोई भी बच नहीं सकेगा। वो किधर गया एहतसाब का निज़ाम? अब पिछला टेन्योर आपको याद होगा कि पीटीआई गवर्नमेंट ने जब ये केपी के अंदर थे वहाँ पे नैब को इन्होंने काम नहीं करने दिया, वहाँ पे एहतसाब कमीशन बना के बैठे रहे। उस एहतसाब कमीशन ने नैब के एक रेफरेंस को टेकअप नहीं करने दिया। इसी वजह से बड़े बड़े स्कैंडल, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर केस, आपके जो इस वक्त ये हैं अदवायात स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, वो सारे दब गए। और अब जो तीसरी बार इन्होंने अमेंडमेंट की ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाए, ये आल्दो के चैलेंज होगी, आप देखेंगे कि इसका क्या असर होगा इंशाल्लाह, कि इसको ये ठहर नहीं सकेगी, ये इलीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने अपने आप को बचाने के लिए, अब देखें प्रेसिडेंट पहले ही एग्जेम्पशन है उनको, प्राइम मिनिस्टर को भी आपने सेव कर लिया, काबीना को भी आपने सेव कर लिया, वज़रा को भी आपने सेव कर लिया, सूबाई कैबिनेट को भी आपने सेव कर लिया, तो हिसाब किसका होगा? क्या नैब बची सिर्फ अपोजिशन को देखने के लिए? ये तो सारी एग्जेम्पशन आपने ले ली, उनको तो वो देख ही नहीं सकते। फिर उसके ऊपर सबसे बड़ा ब्लंडर है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अपॉइंटमेंट रिमूवल और अपॉइंटमेंट रिमूवल स्पेशली वो लेके आपने वो प्राइम मिनिस्टर को दे दी। तो इसका क्या मतलब कि वो जैसे कोई ऐसा स्टेप ले किसी मिनिस्टर के खिलाफ, किसी भी हुकूमती किसी एहलकार के खिलाफ, उनके किसी नुमाइंदे के खिलाफ, तो आप फौरन उसे रिमूव कर दें, उसे थ्रेट कर दें। ऑपोजिशन ऑलरेडी आपने थोड़ा थ्रेट किया को तो हर दौर में ही नैब के ज़रिए जो है वो दीवार के साथ लगाया गया है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, केसेस भी बने हैं। वो कोई भी सियासी जमात हो, पीपल्स पार्टी की हो तो नून लीग हो तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ, आप पीटीआई ने भी अगर आके वही सब कुछ किया है, तो क्या नया क्या किया है? वही नहीं किया, उससे ज़्यादा ब्लंडर कर दिए। डगर तो वही थी, ज़्यादा चल पड़े। पहले रविश तो वही रही। मैं देखें रविश क्यों, कौन कहता है पीपल्स पार्टी के दौर में मिनिस्टर्स को हथकड़ियाँ लगी, नून लीग के दौर में भी यही हिसाब हुआ, लेकिन अब की बार आप देखें कि मौजूदा हुकूमत ये कहती है ना, जितने केसेस चल रहे हैं ये सबका इन्हें अगर 6 आईजीज चेंज करने पड़े तो अपने किसी बंदे के खिलाफ इन्हें नहीं करना पड़ता। और सिंध के एक एडी ख्वाजा साहब होते थे, उसके ऊपर इन्होंने इतनी सियासत की, लेक्चर दिए, टॉक शोज उस पर हुए कि आईजी को जी देखें ये तो अदारों की तबाही है, तो 6 आईजी आपने पंजाब के चेंज कर दिए, कोई बात नहीं हुई, किसी ने डिस्कस नहीं किया। इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक हमारे साथ रहे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे थे कि हुकूमत की जानिब से जो नया नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, उस हवाले से अपोजिशन या हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत ने ख़ुद को एनआरओ दे दिया है। राय साहब, फिर बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि हम ये देखते हैं कि अगर अपोजिशन इस्लाहात की बात करती है तो हुकूमत एनआरओ का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, अगर हुकूमत ख़ुद कोई ऑर्डिनेंस ले आती है तो अपोजिशन ऐसा इल्ज़ाम लगा देती है हुकूमत के ऊपर। तो ये मामला आगे कैसे चलेगा? हम इसी तरह एनआरओ की जो राग अलापते रहेंगे और मुल्क को आगे नहीं चलने देंगे? कहीं से तो आगाज़ होना है। जी रज़ा, देखें इस्लाहात और बात है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तरमीम लेके आना और बात है। अब देखें ना, एग्जेम्पशन आप एक सरसरी सा उसको पढ़ें, आपने पढ़ा है यकीनन, हर जी शऊर बंदा जानता भी है कि उसमें सवाए अपने मिनिस्टर्स, अपनी कैबिनेट और उनको एग्जेम्पशन देने के और चेयरमैन नैब को काबू करने और गिरफ्त में लाने के और तो कोई तरमीम नहीं है, और कोई तरमीम नहीं है। अपोजिशन के हवाले से सब ठीक है कि वो भी खुलेगा, वो भी खुलेगा, वो भी हर मामले को उन्होंने वो किया है कि वो चीज़ देखी जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट साइड पे नैब देख ही नहीं सकेगी। और सबसे बढ़ के कि चेयरमैन नैब को काबू कर लिया, तो फिर ये इस्लाहात इसका नाम ना दें, ये इस्लाहात नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ कि इन तरमीम के साथ नैब का वजूद ही का जवाज़ नहीं है। अगर इन तरमीम के साथ चलाना है तो मैं समझता हूँ कि नैब को ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि गवर्नमेंट, देखें ना, मिस यूज़ ऑफ पावर कौन करता है? जिसके पास पावर है। अपोजिशन तो पहले ही रगड़े में आई हुई है, तो वो क्यों करेंगे? वो अब क्या कर सकते हैं? उनके हाथ में क्या अथॉरिटी है? अब असल काम का जो हो रहा है, जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं, जो करप्शन हो रही है, जो नहीं हो रही, वो तो हुकूमती जमात कर रही है, या जो अथॉरिटी पे बैठे हुए अथॉरिटेटिव लोग हैं वो कर रहे हैं।
उनको तो आपने आउट कर दिया, तो फिर नैब का क्या, उसके वजूद का क्या जवाज़ है? इससे पहले जो ऑर्डिनेंस आया उसके अंदर हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमें जो अपोजिशन ने जो नुकात पेश किए थे मोस्टली वही नुकात हैं जो हमने ऑर्डिनेंस के अंदर रखे हैं, और अपोजिशन की जो तनकीद है वो समझ से बाला तारा। देखें, मुझे कोई एक अमेंडमेंट बताएं कि जो अपोजिशन ने ये प्रपोज की हो कि मिनिस्टर्स को इससे एग्जेम्प्ट कर दें, प्राइम मिनिस्टर को इससे एग्जेम्प्ट कर दें, सूबाई काबीना को इससे एग्जेम्प्ट कर दें, प्रेसिडेंट तो ऑलरेडी एग्जेम्पशन है, ठीक है। तो ये एग्जेम्पशन कौन सा ड्राफ्ट है कि जिसके अंदर अपोजिशन ने ये मांगी है? ये कभी भी अपोजिशन नहीं मांगेगी ये। इसके बाद तो फिर नैब का जवाब ही ख़त्म है। फिर क्या आप छोटे पटवारियों को और छोटे छोटे उनके वर्कर्स को रगड़ा लगाएंगे? क्योंकि वो नीचे तो वो बचे। अपोजिशन के किस बंदे के पास इस वक्त कोई अख्तियार है कि वो करप्शन करे अपने साइन के साथ? इस वक्त तो वो आउट हैं सारे। तो ये जस्ट मैं कहता हूँ कि उस अदारे को गिरफ्त में लेने के लिए, उस अदारे को काबू करने के लिए, ताकि जिस तरीके से इन्होंने पिछले दौर में केपी में किया, केपी में तो इन्होंने एहतसाब कमीशन बना के उसको नैब को काबू किए रखा, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने वो कमीशन के बजाय तरीकाकार चेंज किया है। इन्होंने तरमीम के ज़रिए, ये तीसरी बार तरमीम हो रही है ऑर्डिनेंस इसके अंदर, नैब ऑर्डिनेंस के अंदर, और ऑर्डिनेंस के ज़रिए वो इट्सेल्फ एक आर्गूमेंट है। नहीं, वो कहते हैं ना कि अपोजिशन हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, इंशाल्लाह जब पार्लियामेंट में आएगी लेजिस्लेशन के लिए, करें? आप देखेंगे कि जब ये तरमीम आएंगी पार्लियामान के अंदर, अगर आई तो कभी भी अपोजिशन इसको सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि देखें कि इन तरमीम के मंजूर होने के बाद नैब के वजूद का कोई जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या मौक़िफ़ ले सकती है? आप तो हमारे कानून भी, आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? पहले के दौर में सुओ मोटो एक्शन भी होते रहे, ये तो इतना बड़ा ब्लंडर है कि मैं कहता हूँ कि इस पे सुओ मोटो एक्शन होना चाहिए। हम तो यही अपील कर सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इसको देखा जाए कि किस तरीके से गवर्नमेंट के अदारे, गवर्नमेंट के वो लोग के जो अथॉरिटेटिव लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जो जिम्मेदार हैं इकनॉमिक अफेयर्स और हर मामलात के, वो अपने आप को साइड पे कर रहे हैं और कहते हैं नैब एहतसाब करे नवाज शरीफ का और जरदारी का। जब अदलिया ये कहती है कि आप जो सियासी जो अमूर हैं ये अदालतों में ना लेकर आएँ, अदलिया भी हमें देख रहे हैं कि ज़िम्मेदारान जितने भी जो किरदार वो बैठे हैं वो कहते हैं पार्लियामेंट में लेके जाएँ, तो क्यों सियासी जमातें जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर और अवामी प्लेटफार्म के ऊपर ये तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो बहस नहीं करती? देखें रज़ा, ये सिर्फ सियासी मसला नहीं है, ये कानूनी और आइनी मसला भी है कि आइन कहता है कि एहतसाब का निज़ाम होना चाहिए मुल्क के अंदर। तो एहतसाब का निज़ाम ऐसा हो कि जो सिर्फ अपोजिशन जमातों को देखे, जो पीटीआई के एमएनए, जो काफ लीग के एमएनए, जो एमक्यूएम के एमएनए और मिनिस्टर जो इस वक्त बैठे हुए हैं, उन्हें देख भी ना सके। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो मर्जी करते रहे, तो पीछे तो आप ये लेक्चर देते रहे कि सारी खराबी ये लोग करते हैं। वो जो रोज़ाना की करप्शन थी, वो जो रोज़ाना की मनी लॉन्ड्रिंग थी, वो इस वक्त तो आप कर सकते हैं ना। नैब ने रिकवरीज की है, नैब के एलामिया आते रहते हैं कि रिकॉर्ड हमने रिकवरीज की हैं। सर देखें, अगर रिकवरी हो, वो रिकवरीज जो अरबों रुपए क्लेम करते हैं, तो उससे आवाम को क्या मिला? क्या आपका आटा सस्ता हुआ, दाल सस्ती हुई, कर्जे उतार रहे हैं? देखें, एक बेहंगम किस्म का आर्गूमेंट लिया जाता है कि हमने कर्जे वापस किए। मुझे ये बताएं, पीपी दौर में क्या कर्ज वापस नहीं हुए? क्या नून लीग ने कर्जों की किस्तें अदा नहीं की? ये क्या आर्गूमेंट है? आप ये बताएं कि आपने लिए कितने हैं, ये आप लोग छुपा रहे हैं। ये जब पता चलेगा कौम को कि लिए कितने और गए किधर हैं, फिर बात समझ आएगी। इसी वजह से नैब को काबू कर रहे हैं, इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के ताबे उसको लेके आ रहे हैं, ताकि वो ना पूछा जाए कि वो जो कर्ज लिया है वो किधर गया है। मुल्क की जो सियासत है और जो इस्लाहात की जो बात है, ये हमें आगे चलती हुई नज़र नहीं आती। इसी तरह ही होता रहेगा, हुकूमत अपोजिशन के ऊपर, अपोजिशन हुकूमतों के ऊपर इल्ज़ामात लगाती रहेगी, और इसी तरह नई हुकूमत कोई आ जाएगी, वो भी ऑर्डिनेंस की बात कर लेगी। क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि अगर ये नैब के कवानीन इतने ही गैर आइनी थे या इनका इस्तेमाल गलत किया जा सकता था, तो क्यों पीपी ने चेंज नहीं किया, क्यों नून लीग ने चेंज नहीं किया? इनको ये क्रेडिट तो दें कि ये कम अज़ कम ऑर्डिनेंस तो लेकर आ रहे हैं। ऐसा ऑर्डिनेंस ना ही कोई लाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अब देखें, मैं कहता हूँ कि अब देखें ना, आपने आपका एक स्पेशल, आप आए करप्शन के उस पर के मोटो पे कि हम करप्शन के खिलाफ है, हम एक ऐसा निज़ाम लाएंगे जो इतना फेयर होगा कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी उससे एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। तो आज विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने क्या किया? आज 3 साल के बाद तो आप उसको काबू करना शुरू किया है आपने। और आप पिछला दौर देखें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि केपी का जितना दौर था आपका, वो 5 ईयर्स का टेन्योर, वो आपने एहतसाब कमीशन बना के आपने उनको चलने ही नहीं दिया।
अच्छा सर, प्रोग्राम में जो आखिरी जो मौजू है उसको डिस्कस हम कर लेते हैं, वक्त हमारे पास मुख्तसर रह गया है। कलअदम जमात के साथ जो हुकूमत के जो मुज़ाकरात हुआ है, एक मुआहदे की सूरत में आया है। मुआहदे की सूरत में अभी तक अबहाम मौजूद है, क्योंकि जो फ़रीक़ैन हैं शामिल, दोनों हुकूमत और कलअदम जो क़यादत है TLP की, वो ये कहते हैं कि हम पाबंद हैं इस मुआहदे के तहत कि 10 दिन तक हम ये मीडिया के सामने चीज़ें नहीं रख सकते। अपोजिशन मुतालबा कर रही है कि ऐसा आपने कौन सा जो है वो मुआहदा कर लिया है, इसको आप प्लेटफॉर्म जो है आप पार्लियामेंट में इसको लेकर आएँ, डिस्कस करना है। मुल्क की सलामती के लिए अहम मसला है, क्योंकि सारी जो ज़िंदगी है या आने वाला जो टेन्योर है, ज़रूरी तो नहीं है कि मौजूदा हुकूमत के ही हों। डिस्कस करना अपोजिशन से लाजमी है। तो हुकूमत ये कहती है कि 10 दिन तक तो हम नहीं कर सकते, हम पाबंद हैं। रज़ा देखें, ये जो 10 दिन इन्होंने लिए ना, ये उस शर्मिंदगी से बचने के लिए कि अब कौम को क्या मुंह दिखाएं। इनसे पूछें कि ये मुज़ाकरात किस किस के दरमियान हुए, कोई पता नहीं। इनसे पूछें कि इस एग्रीमेंट के अंदर तय क्या हुआ, कोई पता नहीं। बात ही करने के लिए तैयार नहीं। या फैसल वावड़ा की बात कर रहे हैं? सबकी मैं कह रहा हूँ, सारे। मैं कहता हूँ खान साहब से भी अभी पूछें, उन्हें भी शायद पता ना होगा कि क्या हुआ है। उलमा के वफ़द से उन्होंने मीटिंग की है, उसके बाद ही मुज़ाकरात का आगाज़ सर हुआ। मैं वही कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इस ड्राफ्टिंग का उन्हें पता भी हो। ये जिन्होंने करने वालों ने किए हैं, जो अथॉरिटेटिव लोग हैं, ये नहीं बता सकेंगे। 10 दिन बाद भी रज़ा आप देखेंगे इनका यही हाल होगा, ये नहीं बता सकेंगे। देखें इनका, देखें कलअदम तंजीम के हवाले से मौक़िफ़ क्या रहा है। पहले ये उनके साथ थे मुजाहिद ख़त्म नबूवत, फिर इन्होंने जो ही अपनी गवर्नमेंट आई उन्होंने वही मुतालबात मनवाए। इन्होंने कहा जी ये तो इंडियन फंडेड है, इनके तो व्हाट्सएप वहाँ इंडिया से डील हो रहे हैं, ठीक है, ये तो टेररिस्ट है। देखें बड़ा संगीन इल्ज़ाम है ये। टेररिस्ट मीन उनके पास असला है, तोपें हैं, उनके पास गन्ने हैं, पता नहीं क्या क्या है भाई। उसके बाद आपने उनसे आपने मुज़ाकरात किए। देखिए लेकिन जो वुज़रा ये कह रहे थे वो आप मुज़ाकरात क्या, ऐसा भी तो नहीं बना, या तो माफ़ी मांगे, या तो देखें ना अभी तक उनकी तरफ से इस बात की तरदीद नहीं आई। या तो जिन जिन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाए कौम के सामने वो आके माफ़ी मांगे कि हमसे गलती हुई है, ऐसा नहीं है। वो तो कहते हैं हमने फिर काबीना का मौक़िफ़ रखा है सामने। सॉरी, वो कहते हैं पूरी काबीना का मौक़िफ़ हमने सामने रखा है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं। किसके सामने रखा है? मीडिया के सामने प्रेस अब कॉन्फ्रेंस क्यों में चुप क्यों रहे? फवाद चौधरी साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब, आज दूसरा दिन है, लोग दूसरे फरीक की लोग जानिब से माइक कहा और गया कैमरा ना लेके कि पीछे पीछे उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं क्या हुआ। वो शर्मिंदगी से, मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये नालायक नहीं, नालायक तरीन है। ये नाहल नहीं, नाहल तरीन है। ये इनकम्पिटेंट है, ये नालायक लोग हैं। ये इन्होंने मिस हैंडल किया। अगर हुकूमत दूसरे फरीक अब के देखें साथ कि मैं शिद्दत के साथ अगर पेश आ जाती, एक सेंटेंस में कंप्लीट कर लूं कि देखें, एक साइड पे आपने उन लोगों को डैमेज किया, दूसरी साइड पे आपने अपने अदारों को, पुलिस के उन लोगों को शहीद करवाया, और आज वो देखें कि उनका मोराल क्या होगा। बिल्कुल ये अहम नुक्ता है कि जो पुलिस वाले जो एहलकार हैं उन्होंने जो अपनी जानें दी हैं, उनका मोराल क्या होगा, ये एक अहम सवाल है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।